इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा का अध्याय 2 का 6वां भाग। और इससे पहले वाले 5 भाग हैं वो मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 6वां भाग शुरू होता है पेज नंबर 27 से। 5वें भाग में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। 6वें भाग में शुरू करेंगे वैज्ञानिक से परिचय। कहाँ से? वैज्ञानिक से परिचय। इसमें दिया हुआ है सालिम अली 1896 से 1987 तक, यानी कि सालिम अली का जो टाइम रहा है वो कब से कब तक है? 1896 से 1987 तक है। ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। इन्होंने क्या किया? पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की। उन्होंने क्या किया? सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। यानी कि यात्रा मार्गों, पक्षी कहाँ से आते हैं, कौन कौन से रास्तों से आते हैं, कहाँ पर जाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आवासों को भी प्रलेखित किया, यानी कि उनके आवासों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, ये कहाँ पर रहते हैं। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया, यानी कि सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ पर रहते हैं उन क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। और क्या किया? उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए, यानी उन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान। और रंगाथिट्टू, कौन सा है? रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मंड्या कर्नाटक, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। इन्होंने क्या किया? पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक श्रृंखला पुस्तक लिखी, यानी उसके कितने खंड थे? 10 खंड थे, 10 भागों वाली एक पुस्तक लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का पक्षी पुरुष, यानी वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी कि इनको 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ये जानकारी है वैज्ञानिक परिचय, यानी कि ये है सालिम अली के बारे में। सालिम अली कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, उनका परिचय दिया हुआ है। आगे है आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। यानी कि आप किन किन भिन्न माध्यमों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं, एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं उनको एक तरफ कर दिया जाए और जो जल में रहते हैं उनको एक तरफ कर दिया जाए, के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। यानी एक विधि तो यह है जो जीव जंतु थल पर रहते हैं, यानी पृथ्वी पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको एक तरफ कर दिया जाए और जो जल में रहते हैं वो दूसरी तरफ कर दिए जाए। ये एक विधि हो जाएगी। आगे है थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थली आवास कहते हैं। थली आवास किसे कहते हैं? थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थली आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थली आवास के कुछ उदाहरण हैं। ये क्या है? थली आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। प्रश्न हो जाता है यहाँ से कि जलीय आवास किसे कहते हैं? तो जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियाँ और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। यानी मेंढक जैसे कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर यानी थल में भी रह सकते हैं। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं।
इन्हें कौन सी जंतु कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए, यानी कि यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यानी कि जब जहाँ पक्षी या कोई जीव जंतु रहते हैं उनका आवास जो रहने का स्थान होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाए, यानी कि टूट जाए, तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? यानी जैसे बकरी है, अगर बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? बकरी जिंदा नहीं रहेगी। क्या मछली बिना पानी के जीवित रह सकती है? जैसे मछली है, क्या बिना पानी के जीवित रह सकती है? नहीं रह सकती। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें भी बचपन में प्राय देखते थे। यानी कि जैसे अपने मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, पड़ोसी हैं, उनसे उनके बारे में जानें, उन पौधों, पक्षियों, कीटों के बारे में जानें जो पहले तो थे लेकिन अब वो नहीं हैं, लेकिन अब वो कम दिखाई देते हैं, यानी कि अब वो बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन कब होते हैं? जब उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। जब उनके आवास नष्ट हो जाते हैं यानी कि उनका रहने का स्थान ही नहीं बचेगा तो वो कैसे बचेंगे? पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। यानी अगर उनका घर ही तोड़ दिया जाए, आवास ही नष्ट कर दिया जाए तो सबके लिए क्या होंगे? सबसे वंचित हो जाएंगे। इससे जैव विविधता की हानि होती है। इससे क्या होता है? जैव विविधता की हानि होती है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 27। अब हम पढ़ेंगे इसका पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है भारत में बंगाल बाघ। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोड़ावड़। गोड़ावड़ यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। यानी कि मानव ने इनके आवासों को क्षति पहुंचाई है, इसलिए इनकी संख्या घट गई है। भारत सरकार ने हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। यानी भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, यानी कि आरंभ की है। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। यानी कि बाघों की, जो टाइगरों की संख्या घट रही थी, इसलिए सरकार ने सन 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, कौन सी योजना चलाई? चीता पुनर्वास परियोजना, ये चलाई 2022 में। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि चीता पुनर्वास परियोजना, ये चलाई कब? 2022 में आरंभ की गई है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोड़ावड़ के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जैसे कि ये है बंगाल बाघ, ये है चीता, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है ये? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये चित्र आपकी बुक में दिए हुए हैं। आगे है परंपरागत रूप से संरक्षित वन, यानी कि पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन वह आबादित क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधियों, पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। यानी कि इनमें विविध प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं और विविध प्रकार के जंतु इसमें रहते हैं, यानी कि जंतु इसमें पाए जाते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इनका संरक्षण कौन करता है? स्थानीय समुदाय इनका संरक्षण करता है, देखभाल करता है। और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या
क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं होती। यानी किसी को भी यहाँ पेड़ों को हानि पहुंचाने की, पेड़ों को काटने की, किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं होती है, आज्ञा नहीं होती है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। कैसी संपदा है? सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। यानी कि आप क्या करेंगे? आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाएंगे। आगे है, हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है। हमें क्या आवश्यकता है? अपने ग्रह पर जीवन परिपूर्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि जीवन पूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है। अगर हम जैव विविधता की रक्षा करेंगे तो जीवन बना रहेगा, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें, जिससे कि पौधे और जंतु बचे रहें और फलते फूलते रहें। और क्या हो? फलते फूलते रहें, आगे बढ़ते रहें। यानी यहीं हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये चैप्टर हमने 6 भागों में कंप्लीट किया है। अब हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है। इससे अगली वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।